आज हम फिर से कुछ सवालों पर डिस्कशन करते हैं। यदि इन सवालों से होकर आप गुजरे हैं तो आपका रिवीजन होगा। यदि इन सवालों से कभी पाला नहीं पड़ा है तो नए नए सवालों को देखकर आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत होगा, जो आने वाले आपके एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। देखिए, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सम पेयर ऑफ आयन्स आर गिवन बिलो, इन विच पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। यानी ये पूछा जा रहा है कि नीचे ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चार में दो दो कंपाउंड्स दिए गए हैं और इन दोनों कंपाउंड्स में ये पूछा जा रहा है कि किस ऑप्शन में पहला ज्यादा स्टेबल है दूसरे से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, जबकि ये कार्बोकैटायन यहाँ पर केवल मात्र 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि बगल में ऑक्सीजन एटम है जिसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर आसानी से कंजुगेट कर जाएगा, तो पॉजिटिव पोजीशन यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ जाएगी, इस पोजीशन पे आ जाएगी। यानी पहले वाले कंपाउंड में अगर देखा जाए, पहले वाले का मतलब कि ए वाले ऑप्शन के अगर पहले कंपाउंड की बात किया जाए तो पहले वाले कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन में है और सेकंड वाले कंपाउंड में कंजुगेशन है। तो आपको पता होगा कि कंजुगेशन हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, किससे, हाइपर कंजुगेशन से। इसलिए पहला वाला कम स्टेबल होगा और दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये याद रखिएगा कि कंजुगेशन हमेशा डोमिनेटिंग होता है हाइपर कंजुगेशन से। अब इसी के साथ हम लोग दूसरे ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। तो बी वाले ऑप्शन को देखिए, ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर इस वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड डिस्टेंस पे है, इसलिए कंजुगेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यही डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर होता तो अल्टरनेट पोजीशन पे हो जाता, तब हम कह देते कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो ऐसे केस में, क्योंकि पहले वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जब 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो पहला वाला 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरा वाला मात्र 3 बनाएगा। तो बी वाले ऑप्शन में पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा वाला कम स्टेबल होगा। ये चीज हमको समझ में आ गया, यानी इस सवाल का आंसर कौन सा है, बी। फिर भी इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहां पर ये कार्बोकैटायन इस डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है, जबकि ये कार्बोकैटायन कंजुगेशन में नहीं है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्बोकैटायन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ऊपर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो कुल मिला जुला के 3 3 6 एक 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जबकि इसमें क्या है कि ये कार्बोकैटायन, ये अल्फा हाइड्रोजन तो है ही है 3 3, लेकिन एक स्टेबिलिटी और नजर आ रही है, नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ जब डिलोकलाइज हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, यानी दूसरे वाले कंपाउंड में कंजुगेशन पाया जाता है और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं देन हाइपर कंजुगेटेड, और इंडक्टिव पावर जिसमें होता है उससे ज्यादा होते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल, यानी कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो आप लोग पढ़े हो कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में आप लोग ये पढ़े थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए, ये डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड में ये जो है डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है,
कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 2 8, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इस सवाल में हम देखते हैं कि बॉन्ड एक्स मेड बाय द ओवरलैप ऑफ विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बहुत सिंपल सा सवाल है, यानी ये जो बॉन्ड है इसी को एक्स बॉन्ड कहा जाएगा। पूछा जा रहा है कि एक्स बॉन्ड किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू बना है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इस सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और ये एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। इस सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो ये जो एक्स बॉन्ड है ये sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला हमारा सही होगा। पूछा जा रहा है इस सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन 1 2 3। मतलब ये 3 कैटायन दिए गए हैं, तीनों कैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर के क्रम को सेट करना है। देखिए ये बेंजीन कार्बोकैटायन है और आपको मालूम है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये जो की एटम है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले में कुल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। साथ ही साथ ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? कंजुगेटेड। दूसरा वाला देखते हैं, ये नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्टेबिलिटी फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है वो हाइपर कंजुगेशन डिटरमाइन कर रहा है, जबकि पहले वाले में कौन डिटरमाइन कर रहा था? कंजुगेशन। आपको पता है कि कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है हाइपर कंजुगेशन से, इसलिए पहला ज्यादा स्टेबल होगा। अभी तक पहला सबसे ज्यादा है, फिर दूसरा। इसको देख लेते हैं। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए पूछा जा रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हाइड्रोजनेशन, तो इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आपको क्या बताना है कि ये ज्यादा कब होगा? तो अब आप बताइएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन जो है ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, और जो एल्कीन कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है इस एल्कीन की अगर बात करोगे तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस एल्कीन की बात करोगे तो 2 हाइड्रोजन है ये और 2 हाइड्रोजन ये है, जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसकी बात करोगे तो 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8 2 10, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर इसकी बात करोगे तो ये डबल बॉन्ड है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 3 2 5 2 7, यानी 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। और जबकि सबसे कम स्टेबल कौन है? तो पहला वाला सबसे कम स्टेबल है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा इसका होगा। अब क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा निगेटिव होता है। तो निगेटिव यहाँ पर थ्योरेटिकल मीनिंग है, ना कि मैथमेटिकल मीनिंग है। यानी निगेटिव ज्यादा होने का मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी निकल रही है। और अब आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा जा रहा है कहाँ पे ज्यादा होगा? तो पहले वाले में ज्यादा होगा और तीसरे वाले में सबसे कम होगा। ये आंसर हमारा ये सही है। व्हाट इज
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के क्रम में आप सेट करिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए सबसे पहले चीज जान जाइए, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये प्राइमरी है और ये भी सेकेंडरी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्सरी वाला। अब नंबर आएगा किसका? सेकेंडरी वाला। तो इस सेकेंडरी में देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। टर्सरी सबसे ज्यादा होगा। इस सेकेंडरी में, अब सेकेंडरी में ये पता करना है कि कौन सा सेकेंडरी पहले आएगा। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन और कुल मिला जुलाकर 4 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो अब अगर कहा जाए कि टर्सरी का मतलब तीसरे के बाद किसका नंबर आएगा, तब हम बताएंगे तीसरे के बाद दूसरा आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 सेकेंडरी है, एक ये सेकेंडरी है, एक ये सेकेंडरी है, लेकिन दूसरे के पास जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन है और पांचवें के पास केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? पांचवा। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा? अब देखिए पहला भी प्राइमरी है और चौथा भी प्राइमरी है, लेकिन इस प्राइमरी के पास यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इस प्राइमरी के पास यहाँ देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन की बेसिस पे आप नहीं बता पाओगे। तब यहाँ पर एक ये ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। तो जितना ज्यादा नंबर कार्बन होगा उतना ही ज्यादा प्लस आई का पावर होगा। अब प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इसलिए इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? चौथा। चौथे के बाद किसका नंबर आ जाएगा? पहला। अब यहां पूछा जा रहा है द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाई एरो विच विल बी इजिली रिमूव्ड एज। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है और इस सवाल को हम जब पढ़ेंगे तो ये यानी ऐसा कहा जा रहा है, अगर हम H+ के फॉर्म में निकालेंगे तो जाहिर सी बात है जहां से H+ निकलेगा वहां पर ये माइनस चार्ज बन जाएगा, ये माइनस चार्ज। लेकिन अगर हम H- के फॉर्म में निकालें तो H- के फॉर्म में निकालने का मतलब ये हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकालेंगे तो फ्री रेडिकल का मतलब ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा H2- यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो संभव ही नहीं है कि ऐसा कोई निकल पाए। तो अब हमें ये पता करना है कि इजिली रिमूव किस फॉर्म में होगा। देखिए जब H+ निकालेंगे तो ये कंपाउंड जो है जब निगेटिवली चार्ज होगा तो हम देखते हैं कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक के अलावा ये क्या है? कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड के अलावा हम ये देखते हैं कि हर एक सेंटर पर हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है, तो sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मतलब ये क्या है? प्लेनर है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी ये किस रूल को फॉलो करता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल। और इस तरीके से ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। यानी जब H+ के फॉर्म में निकलेगा तो एरोमेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से जब H- के फॉर्म में निकलेगा तो एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे? एंटी एरोमेटिक से। तो इसलिए इजिली कौन रिमूव होगा? इजिली हमारा H+ के फॉर्म में रिलीज होगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगर आर्डर पूछा जाए तो H+ फिर ये आएगा नॉन एरोमेटिक, तब एंटी एरोमेटिक। यानी ये सबसे आसानी से ये निकलेगा, इसके बाद H फ्री रेडिकल, फिर H-। इस कंपाउंड में पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। तो अब देखिए कि अब ये क्या है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ये क्या है? ट्राई मेथिल फिनॉल है और ये क्या है? ट्राई क्लोरोफिनॉल है। यानी फिनॉल में जैसे ये फिनॉल है OH। अब इस सिस्टम में जब NO2 जुड़ता है तो NO2 कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। अब जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, कोई भी कंपाउंड एसिड होने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। और आपको पता है
कि एसिडिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस सिस्टम में हम लगाते हैं NO2, तो होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन से इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब NO2 कैसा है, एक तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कंजुगेशन के माध्यम से, जिसको हम बोलेंगे -R ग्रुप। दूसरा एक और रीजन है, ये -I भी है। तो दोनों कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और अगर हम जब CH3 ग्रुप सिस्टम में लगाते हैं, जैसे ये O- बनेगा, मान लीजिए इस सिस्टम में क्या जुड़ा है, CH3, तो CH3 कैसा है, एक तो ये +R है और दूसरा +I है। इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ता है, जब ये इधर आए और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए। लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से या कंजुगेशन के माध्यम से इधर तो आएगा ही आएगा, अब ये भी साहब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज सिस्टम हो जाएगा। इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होगा। लगे हाथ Cl वाला भी समझ लेते हैं। देखिए ये कंपाउंड है, यहाँ पर O-H+ निकलने के बाद बनेगा, ये Cl हो जाएगा। अब Cl का नेचर क्या है, अगर Cl भी देखा जाए तो ये हमारा +R है और -I है, लेकिन इसके केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट से, इसलिए ये वाला कम प्रभावशाली होगा, इंडक्टिव वाला ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इधर आएगा, ये भी इसको स्टेबलाइज करता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नाइट्रो वाला होगा, फिर इसके बाद क्लोरीन वाला होगा, फिर इसके बाद आपका मेथिल वाला होगा। यानी तीन के बाद एक के बाद 2, डी ऑप्शन सही है आपका। देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है, एमंग द गिवन सेट्स विच रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये जो 4 सेट दिए गए हैं, चारों सेट में दोनों दो कंपाउंड दिए गए हैं, तो दोनों ये बताना है कि आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। पहले वाले को देखते हैं। देखिए रेजोनेंस में हमेशा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि एटम होता है। तो यहां पर देखिए NO है, C इधर है, H इधर है। अब यहाँ क्या आ गया, OH आ गया, जबकि यहाँ पर H ऑक्सीजन के साथ नहीं है, तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इस वाले कंपाउंड को देखिए, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आ जाएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हट के लोन पेयर हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, यही दोनों कंपाउंड आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जबकि यहाँ पर भी देखते हैं तो एटम का डिलोकलाइजेशन होता है। देखिए कार्बन के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में नहीं होंगे। इस कंपाउंड में देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रांगेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, किस सेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये डिपेंड करती है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रांग ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये फ्लोरीन फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन सल्फर है, सल्फर फ्लोरीन है और फ्लोरीन ऑक्सीजन है। तो पहला वाला ज्यादा स्ट्रांग रेजोनेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि दूसरे कम बनाएंगे। क्यों पहला ज्यादा,
क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बना रहा है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी जिस एटम से जुड़ा है वो भी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग सॉल्वेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबिलिटी टू डिसॉल्व गिवन कंपाउंड, ये नेप्थलीन है। और नेप्थलीन कैसा कंपाउंड है? ये नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड जितने भी होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये ईथर है, ये पानी है, और ये क्या है? एथेनॉल है। तो अब इसकी सॉल्वेबिलिटी पूछा जा रहा है किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इसकी सॉल्वेबिलिटी ईथर में सबसे ज्यादा होगा, पानी में सबसे कम होगा। तो ईथर सबसे ज्यादा, पानी सबसे कम, ऑप्शन डी सही होगा। अब ये दो कंपाउंड दिए गए हैं, इन दोनों कंपाउंड के बारे में ये पूछा जा रहा है कि किस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे साथियों। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? ये लोन पेयर है, यहाँ पर भी क्या है? लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर ऐसे कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये डाई मेथिल नाइट्रोजन ग्रुप है और इसका लोन पेयर रिंग में जाएगा, और रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे आएगा? नाइट्रो कंपाउंड में आएगा। यानी कंजुगेशन से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जो इस साइड डाइपोल मोमेंट है ये कुछ इस तरीके से है, इस साइड इस तरीके से है, ये μ1 है और ये μ2 है। और जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि वेक्टर सम दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब इसके बारे में हम लोग पढ़ने लगेंगे तो आप देखिए इस मतलब इधर वाला जो कंपाउंड है और इधर वाले कंपाउंड में यानी बी कंपाउंड में क्या आपस में डिफरेंसेज है, पहले इसको समझ लीजिए कायदे से। एक तो ये देखिए बहुत ढेर सारे बल्की ग्रुप लगे हैं, यानी मेथिल ग्रुप लगा है ऑलरेडी। यहाँ पर ये देखिए मेथिल ग्रुप था, तो इसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस इनहिबिशन हो जाएगा। यानी ये प्रोपेलर की तरह ये मेथिल बैक साइड चला जाएगा, ये मेथिल फ्रंट पे आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है इस पूरे सिस्टम के प्लेन में नहीं होगा। जब प्लेन में नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अभी जो कंजुगेशन के माध्यम से हो रहा था अब वो सिंपल फ्लो होगा उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो n है ये कंजुगेशन होता तो इसको +r बोलते। इंडक्टिव हो तो है यही है, इंडक्टिव के हिसाब से ये -i है। यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है तो आप बताओगे? क्योंकि रेजोनेंस इनहिबिशन देखा जा रहा है, और इसके कारण जो होता है कि जो आर इफेक्ट है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब आर इफेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल मोमेंट सेकंड वाले कंपाउंड में है वो पहले से ज्यादा नहीं होगा बल्कि कम होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहले का ज्यादा दूसरे का कम, यानी ए का ज्यादा दूसरे का बी का कम। तो देख लीजिए पहले ही ऑप्शन में सही आंसर है, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ए का 6.87 है, बी का 4.1 है, जबकि सी वाले ऑप्शन में दोनों का बराबर है। बी वाले ऑप्शन में ए का कम है, बी का ज्यादा है, और डी वाले ऑप्शन में भी दोनों का आपस में बराबर है, जबकि बराबर नहीं होगा। इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? पहला। देखिए एमंग द जाइलिन विच इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल। देखिए थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल इसमें हमेशा मेटाजाइलिन होता है। मेटाजाइलिन इसलिए होता है कि देखिए इसके कारण और इन दोनों के कारण जो, क्योंकि CH3 ग्रुप है और CH3+R होता है, और ये +R किसकी वजह से होता है? हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा और यहाँ पर बढ़ेगा। केवल इन्हीं 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जबकि और सारे कंपाउंड में आप देखोगे यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर, यानी सारे सेंटर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने लायक है।
यहाँ पर भी देखिए सारे सेंटर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने लायक है, जबकि इस केस में इस सेंटर पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इस सवाल में कहा जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कीटोन इज मैक्सिमम। बहुत आसान सवाल है। देखिए अगर हम डाइपोल मोमेंट देखने लगे, ये ऐसे बनेगा तो ये निगेटिव चार्ज होगा। मान लीजिए ये कंजुगेशन में है तो इधर निगेटिव होगा, लास्ट एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर कंजुगेशन में होगा तो ये तो कंजुगेशन में है नहीं, केवल ऐसे होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। ये जब कंजुगेशन में होगा इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। और अब क्योंकि कंजुगेशन है तो ये इधर इधर भी मूव करते रहेंगे। लेकिन खासियत एक ये है, ऐसे यहाँ पर भी आप डिलोकलाइज कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। खासियत ये है कि इस तरीके के डिलोकलाइजेशन में ये देखा जा रहा है कि आफ्टर डिलोकलाइजेशन ये पॉजिटिव जब चार्ज हो जाता है, तो अब इस रिंग का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है क्योंकि कंजुगेटेड भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस रूल को फॉलो करता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, जहां n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इस तरीके से ये देखते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी डीलोकलाइजेशन, इसके पोलराइजेशन, यानी ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी ये एरोमेटिक रिंग बनेगा, नहीं तो नहीं। तो ये हमेशा पोलराइज्ड फॉर्म में रहेगा। जबकि और सब जो पोलराइजेशन हो रहा है वो रेजोनेंस के कारण हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण हो रहा है। यहाँ पर रेजोनेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक और अच्छा रीजन दिख रहा है। जब भी पोलराइजेशन होगा तो जो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज पास आ रहा है उसकी वजह से रिंग एरोमेटिक हो जा रहा है। इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला सही होगा। ऐसे यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट की बात की जा रही है कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा। देखिए ये तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब इन्हीं दोनों में बात फंसी है। ये जब पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये देखिए 3 मेंबर का रिंग बनेगा, यानी कुछ इस तरीके से रिंग बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यानी ये एरोमेटिक साइकिल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज केवल कंजुगेशन के कारण इन दोनों रिंग में स्टेबलाइज होगा। जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के कारण स्टेबलाइज होगा ही होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा एरोमेटिक रिंग मिल जा रहा है, इसलिए हमेशा ये पोलर फॉर्म में रहेगा। यानी पोलर का मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव, बाकी पूरे सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसमें होगा, सी वाले में।